Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will talk about dairy farm management, but before that we had discussed about some important objectives of farm management in our previous session. तो प्लीज़ जाओ और जाकर पहले वाला सेशन देखो, उसमें आपको बेसिक रूल्स पता चलेंगे कि फार्म मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्रीवियस सेशन की. और अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए. डन? थैंक यू. लेट्स बिगिन विद द सेशन. Alright, so let's start with our today's topic, that is farm management, dairy farm management. हमने हमारे लास्ट सेशन में फार्म मैनेजमेंट के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी किया और एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है उसको हमने डिटेल में समझा था. अब आज हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के फार्म्स को कैसे मैनेज किया जाता है वो समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं डेयरी इंडस्ट्री के बारे में. थ्योरी देखने से पहले डेयरी इंडस्ट्री क्या होती है आप लोग मुझे बताएं. Dairy industry is what? Dairy industry is a place, it is an industry where milk and milk products are produced. मतलब डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं डेयरी इंडस्ट्री. तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाता है और कौन से एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी स्पीशीज़, कौन सी ब्रीडिंग, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ अब हम देखते हैं. सो हियर इज़ योर थ्योरी ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी फार्म मैनेजमेंट. क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर? डेयरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क. क्या बताया जा रहा है कि डेयरी फार्म इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं. सो प्रोडक्शन. प्रोसेसिंग मीन्स उसको प्रोसेस करना, एज इन समझो मिल्क की अलग अलग वेराइटी बनाना, जैसे फैट फ्री मिल्क, वेगन मिल्क या फिर शुगर फ्री मिल्क, ऐसे अलग अलग मिल्क कंटेंट्स को प्रोसेस करना, उसको मशीन्स के अंदर डालकर उसकी कैटेगरीज बनाना. सो दैट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ द मिल्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. और ये प्रोडक्ट्स जो बने हैं जैसे मिल्क से चीज़, दही, मक्खन और ऐसे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम होता है डेयरी फार्म का. ठीक है. मिल्क इज़ अ वैल्यूएबल फूड स्टफ. अब हमको एक चीज़ पता है कि पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मिल्क को एक फूड स्टफ की तरह कंसिडर किया जाता है और मेजर पॉपुलेशन जो है वो मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशनल सोर्स के लिए. सो मिल्क इज़ अ वेरी वैल्यूएबल फूड स्टफ यूनिवर्सली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स. मतलब जो ह्यूमन्स होते हैं वो लोग मिल्क को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड. Because it contains almost everything. It contains sugar, it contains protein, it contains fat, so it contains all the basic nutrients required for the normal growth and development of a human. आगे क्या बताया गया कि मिल्क ईल्ड जो होती है, मतलब मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो किन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है. सो मिल्क ईल्ड बेसिकली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म. आप जो काउ यूज़ कर रहे हो, जिस एनिमल से आप मिल्क निकालते हो, वो एनिमल, वो डोमेस्टिक एनिमल या वो ब्रीड हाई क्वालिटी का होना चाहिए. अगर ब्रीड की ही क्वालिटी लो होगी या उसकी ईल्डिंग लो होगी तो आपको प्रोडक्शन भी बहुत कम मिलेगा. तो क्या बोला गया है यहाँ पर कि ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. यू हैव to select the breed very carefully. Okay, selection of the good breeds having high yielding potential under the climatic conditions of inhabiting area. मतलब क्या बोला गया है कि आप जो भी ब्रीड सिलेक्ट कर रहे हो उस ब्रीड के सारे पैरामीटर्स आपको कंसिडर करने होते हैं. मतलब जिस एरिया में आपने इंडस्ट्री खोली है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन आपके काऊ के लिए सूटेबल है या नहीं है. ठीक है. वहाँ पर जो खाना मिलता है, जो चारा मिलता है, जो न्यूट्रिशन आप अपने काऊ को देने वाले हो, वो उसकी बॉडी के लिए सूटेबल होगा कि नहीं होगा, उससे आपके काऊ का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. ठीक है. सो climatic conditions of inhabiting area, then disease resistance in the basic requirement. ओके क्योंकि आप समझो अपने एनिमल्स को, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है जिनसे आप मिल्क प्रोड्यूस करते हो, अगर उनको कोई ऐसी चीज़ आप खिला रहे हो जिसकी वजह से उनको बीमारी हो जाए या आसानी से किसी भी बग बाइट के वजह से उनको कोई डिजीज़ हो जाए तो हमको अच्छा मिल्क नहीं मिलेगा. क्योंकि अगर काऊ ही बीमार हो जाएगी तो उसकी बॉडी से निकलने वाला मिल्क भी इन्फेक्टेड हो सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एरिया होता है वो एरिया काऊ के लिए सूटेबल होना चाहिए. मतलब वहाँ का क्लाइमेट काऊ के लिए सूटेबल होना चाहिए. काऊ ही नहीं, सारे एनिमल्स जिनसे, बफलोज, काउस, जिनसे आप मिल्क प्रोड्यूस करोगे, सो दे शुड बी सूटेबल, दे शुड बी कंफर्टेबल इन द क्लाइमेटिक सिचुएशन जहाँ पर आप ये इंडस्ट्री खोल रहे हो. प्लस वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होनी चाहिए. मतलब उनका टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए या ऐसा ब्रीड सिलेक्ट करो जो बीमार ही ना हो जल्दी.
So these are the few important characteristics while selecting the breed during industry farm management. Did you understood this thing? So dairy industry के लिए these are the important things. Okay. अब देखो आगे क्या बताया गया है हमको. इंडिया में अलग अलग काउ और बफलोज की ब्रीड्स यूज़ की जाती हैं. So in India, cows and buffaloes are mainly used for dairy farms. डेयरी फार्म इंडस्ट्री चलाने के लिए हम मेन कौन से एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स को यूज़ करते हैं? We domesticate cows and buffaloes mainly on a large scale to produce milk. विच आर दी डिफरेंट ब्रीड्स विच आर यूज्ड. कौन सी डिफरेंट ब्रीड्स यूज़ होती है? अब ये जो ब्रीड्स के नाम मैं लेने जा रही हूँ, इसको कम से कम हर एक ब्रीड को 10 टाइम्स लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि 100% इसमें से कोई ना कोई 1 सेंटेंस आता है एग्जाम में. सो सहीवाल, सिंधी, गर आर इंडियन ब्रीड्स and Jersey, Brown, Swiss, Holstein are exotic breeds which are used in dairy farming. So these are the different breeds of cows and buffaloes which are used in dairy farm industry in India. Okay? और exotic का मतलब क्या होता है? जो बाहर से लाई गई हैं breeds, मतलब जिनको हमने फॉरेन कंट्रीज से लाया है और उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया है. इंडियन ब्रीड्स 3 दिए गए हैं, सहीवाल, सिंधी, गर, और जो एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं, जो फॉरेन ब्रीड्स हैं, उनके नाम भी आपको दिए गए हैं. बफलोज आर रेस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट ऑफ एशिया ओनली. तो ये पहले जो हमने एग्जाम्पल पढ़े ये काउस के एग्जाम्पल थे, और बफलोज इंडिया के कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में ही यूज़ किए जाते हैं मिल्क यील्ड करने के लिए. ठीक है, ऑल राइट. अब आगे देखो हमको क्या बताया जा रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन इंडिया 6 ब्रीड्स अकर विज जाफराबादी, महसाना, मुर्रा, नागपुरी, नीली, सूरती, विच आर ऑल गुड मिल्क प्रोड्यूसर्स. ये सारे के सारे बफलोज के ब्रीड्स हैं. किसके ब्रीड्स हैं? बफलोज के. पहले हमने काउस के ब्रीड्स पढ़े, ये बफलोज के ब्रीड्स हैं जो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन देते हैं. कैटल्स हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर. हमने ये इनिशियल पढ़ा था जब हम फार्म मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे कि आप जो भी कैटल फार्मिंग करते हो या जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स यूज़ करते हो मिल्क को या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑन अ लार्जर स्केल, तो उनको केयरिंग, उनकी ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती हैं. ओके, सो कैटल्स हैव टू बी लुक्ड आफ्टर रियली वेरी वेल. क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर इन प्रॉपर रेशियो शुड बी गिवन. फॉडर मतलब क्या होता है? उनका खाना, उनका जो चारा होता है अच्छे क्वालिटी का और ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी एनिमल सेटिस्फाइड होंगे और वो हमें जो डिज़ायरेबल क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, ओके. Silage made from legumes and grasses, maize and jawar makes good feed. Silage मतलब क्या होता है? ये जो आप उनका चारा बनाते हो, जब फॉडर बनाते हो, आपने देखा होगा अगर आपके कोई ग्रैंडफादर या किसी रिलेटिव के पास ये डेयरी फार्म है तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि वो लोग अपने हाथ से चारा बनाते हैं. मतलब वो लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं. तो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करना, जैसे कि क्या बताया गया है हमको यहाँ पर, सिलेज लाइक इंक्लूडिंग लेग्यूम्स, अलग अलग लेग्यूमिनस प्लांट्स, अलग अलग ग्रासेस, अलग अलग मेज, जवार, ऐसे अलग अलग खेती का जो सामान होता है, जो खेती के अनाज वगैरह होते हैं, उसका जो भूसा होता है, उस भूसे को मिक्स करके वो लोग चारा बनाते हैं. और ये चारा नॉर्मल चारे से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. मतलब नॉर्मल फॉडर से ज़्यादा अच्छा होता है सिलेज. सिलेज में थोड़ा सा लिक्विड कंटेंट भी होता है, इसीलिए उसको सिलेज बोलते हैं. और फॉडर मतलब सूखा चारा. ठीक है, सो सिलेज मेक्स अ वेरी गुड फीड फॉर द एनिमल्स. सिलेज इज सप्लीमेंटेड विथ ऑयल केक्स. देखो सिलेज में मैंने आपको क्या बोला कि सिलेज लिक्विड भी होता है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा गीला गीला चीज़ें भी होती है. तो वो लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऑयल केक्स होते हैं. ऑयल केक्स मतलब क्या होता है कि आप ये जो चारा बनाते हो उस चारे का गोला गोला बनाकर, जैसे लड्डू जैसे बनाकर वो काऊ को खिलाते हो. चारा कैसे होता है? फॉडर. हम सिर्फ एक मतलब ऐसे बेसिन जैसी जगह होती है वहाँ पर वो फॉडर भर देते हैं और काऊ बफेलो उसको खाते रहते हैं. लेकिन सिलेज को हम क्या करते हैं? सिलेज को हम अपने हाथ से शेप देते हैं या किसी मोल्डिंग मशीन से शेप देते हैं और उसको केक जैसा बनाते हैं, मतलब लड्डू जैसा बनाते हैं. ओके, ताकि वो आसानी से एनिमल एनगल्फ कर सके और उसको डाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. So silage made from legumes, silage is supplemented with oil cakes, minerals, vitamins and salts. उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की जाती है for the better production of the product. Cleanliness and hygiene of the cattle and handlers is of more importance while making. क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर कि आप कितना भी अच्छा खाना खिला दो, कितना भी अच्छा विटामिन दे दो, लेकिन अगर आप एनिमल के रहने की जगह साफ़ नहीं रखोगे और आप खुद को साफ़ नहीं रखोगे तो आप अपनी तरफ से बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हो. तो जहाँ पर हमारे एनिमल रह रहे हैं वो जगह
और जिनको वो एनिमल हैंडल करते हैं, मतलब समझो जो एनिमल हैंडलर्स हैं, जैसे मैं अगर इंडस्ट्री चला रही हूँ, डेयरी इंडस्ट्री चला रही हूँ, तो मेरा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब मेरा डिसइंफेक्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, मेरी बॉडी में कोई बैक्टीरियल नहीं होना चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल सोर्स नहीं होना चाहिए। प्लस जहाँ पर काव रहते हैं या बफेलोज रहते हैं या आपके एनिमल्स रहते हैं वो एरिया क्लीन होना चाहिए, ठीक है, उनका जो शेड होता है वो क्लीन होना चाहिए। सो क्लीनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, cleanliness and hygiene is important while making storage and transport of milk and milk products। मतलब मिल्क निकालते वक्त भी हाथ वगैरह क्लीन होने चाहिए। मिल्क हैंडलर्स को मिल्चिंग करते वक्त, मतलब दूध निकालते वक्त अपने हाथों में ग्लव्स पहनना चाहिए ताकि वो कोई दूसरा बैक्टीरियल सोर्स ना स्प्रेड कर दें। प्लस प्रोडक्ट को प्रोसेस करते टाइम भी जो यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब जिस बर्तन में आप मिल्क निकाल रहे हो, जिस यूटेंसिल में आप मिल्क निकाल रहे हो, वो यूटेंसिल भी क्लीन होना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा काऊ से मिल्क अच्छे से आया, आपने अपने हाथ भी साफ रखे थे, लेकिन जिस बर्तन में वो मिल्क आपने डाला वो बर्तन गंदा था। सो आपका यूटेंसिल भी क्लीन होना चाहिए। प्लस जब आप उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के बाद पैकेज करोगे तो उसका पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लीन एनवायरनमेंट में ही होना चाहिए, वरना सारी मेहनत, इतना जो लंबा प्रोसेस होता है, सारा वेस्ट हो जाएगा। ओके, ऑल राइट। इन रिसेंट ईयर्स, अभी कुछ सालों में, मच ऑफ दीज प्रोसेसेस आर मैकेनाइज्ड। इन सारे प्रोसेस को मैकेनाइज कर दिया गया है। पुणे में जो गोकुल फार्म इंडस्ट्री है वहाँ, गोवर्धन डेयरी इंडस्ट्री है, वहाँ पर आपको पता चलेगा, अगर आप कभी ट्रिप पर जाएंगे वहाँ, तो वहाँ पर ना सारी काउज ऐसे, मतलब मशीन्स हैं, वहाँ पर पूरा मैकेनाइजेशन प्रोसेस है। अलग अलग डायरेक्शन से काउस को लाइन में लगाया जाता है। सी, आई विल ट्राई टू ड्रॉ दैट मैकेनाइजेशन दैट आई हैड सीन। ऐसा एक सर्कुलर चेम्बर होता है, यहाँ से एक काउ की लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक। उन काउस के कान में हेडफोन्स लगाए जाते हैं, ठीक है। उन हेडफोन्स को सुनते सुनते काउ अपना नंबर आने का वेट करती है। मतलब ऐसे जैसे अदालत में नहीं देखते हम, कोर्ट में कटघरा होता है जिसके ऊपर खड़े होकर इंसान जो भी है अपना विटनेस, अपना स्टेटमेंट देता है, वैसे ही इस इंडस्ट्री में ऐसे एक एक चेम्बर है, एक काउ के खड़े रहने के लिए एक पर्टिकुलर चेम्बर। काऊ के कान में वो हेडफोन्स लगे रहते हैं, काऊ गाना सुनेगी, उस चेम्बर में जाएगी, उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड होता है, उतने टाइम में ऐसे रोबोटिक मशीन निकलता है और उसके जो निपल्स होते हैं वहाँ पर वो मशीन लगा दिया जाता है ताकि वो मिल्क अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर सके। और साइड में एक बैग लगा होता है, वो मिल्क उस बैग में कलेक्ट होते जाता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब इस काऊ से सारा मिल्क निकल जाएगा तो ये काऊ आगे से टर्न लेके पीछे चली जाएगी और जो पीछे खड़ी थी वो अब आगे आ जाएगी। तो मतलब आप देख रहे हो कि काउज में ज़्यादा डिसिप्लिन होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, और ये पूरा का पूरा मैकेनाइज्ड प्रोसेस है। यहाँ पर एक भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस ही नहीं होता है। सारे मशीन्स को काम करने से पहले क्लीन किया जाता है और काम करने के बाद वापस क्लीन किया जाता है, मतलब डिसइंफेक्शन का और क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखा जाता है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मैकेनाइजेशन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है। So in recent years, much of these processes are mechanized, which reduce the chance of direct contact with the product. आप मिल्क के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करोगे तो आपके मिल्क का क्वालिटी अच्छा बना रहेगा, उसमें कोई इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। द शेड मस्ट बी क्लीन्ड डेली, जहाँ पर काउज रहते हैं वो एरिया क्लीन करना चाहिए रोज। इट शुड बी स्पेशियस विथ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर फीडिंग, वाटरिंग एंड लाइटिंग। और जहाँ पर आप अपने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हो वो स्पेशियस होना चाहिए, एकदम चिंगुड़ मिंगुड़ कर हमारे एनिमल्स को नहीं रखना है। इट शुड बी स्पेशियस इनफ, जगह होनी चाहिए ताकि एनिमल्स कंफर्टेबली वहाँ पर रह सकें, प्रॉपर वाटर का सोर्स हो, प्रॉपर लाइटिंग का सोर्स हो और प्रॉपर क्लीन रहे एरिया। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन अ डेयरी फार्म इंडस्ट्री। एंड लेट मी टेल यू, सबसे बेनिफिशियल इंडस्ट्रीज जो होती हैं इकोनॉमिकली, मनी पॉइंट ऑफ व्यू, वो यही इंडस्ट्रीज है। एनिमल हस्बेंड्री जो है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा स्केल पर चल सकती हैं, लेकिन लोगों को इसमें आई डोंट नो, दे फाइंड इट अ लिटिल शेम, और वो मतलब ऐसे सोचते हैं कि इतना पढ़ लिख कर मैं अब दूध का दुकान खोलूँ ऐसा। बट लेट मी टेल यू कि ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू अर्न मोर मनी आफ्टर डूइंग साइंस, then this is what you can do. You can definitely study about animal husbandry and industrial farm management. Okay, all right. अब next paragraph में हमको क्या बताया गया है? Let me just clear the board first. Okay, so next paragraph में हमको क्या बताया गया है? ओके, अब देखो हमको नेक्स्ट पैराग्राफ जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट का लास्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या बताया गया है, अलग अलग मिल्क के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया गया है। सो मिल्क प्रोसेसिंग, मतलब मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना,
उनका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेयरी इंडस्ट्री। मतलब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप सिर्फ मिल्क को प्रोड्यूस कर लो, लेकिन उसको अगर आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, उसकी अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, कस्टमर्स तक वो मिल्क नहीं पहुंच रहा है, तो आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिल्क फार्म इंडस्ट्री। वेराइटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक, अब ये वेराइटीज़ में से आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। डेली लाइफ में आप खाते हो तो आपको एग्जाम्पल याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो वेराइटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड मतलब दही, क्रीम, बटर, घी, कंडेंस्ड मिल्क एक मिल्क का टाइप होता है, खोआ जिनसे हम स्वीट्स बनाते हैं, चीज़ एट्सेट्रा, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा मिल्क ऑन डिमांड। मतलब ये सारी चीज़ें एक्चुअल मिल्क से ज़्यादा डिमांड में है, इनकी बहुत सारी अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। सो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। एन एडिशनल इनकम कैन बी ऑब्टेन्ड इन द कैटल फार्म्स फ्रॉम काउ डंग। अब ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, चीज़, दही, मक्खन वगैरह, लेकिन एनिमल के वेस्ट से भी हम एडिशनल पैसा बना सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जा सकती है। जैसे उनके गोबर से वी कैन मेक केक्स, उनके जो काउ डंग के केक्स होते हैं जो गांव में रूरल एरियाज़ में चूल्हे में जलाए जाते हैं। सो काउ डंग के से हम क्या बना सकते हैं, वी कैन यूज़ काउ डंग फॉर मेकिंग केक्स। मैन्योर मतलब क्या होता है कि एनिमल्स को ही मतलब अलग अलग एनिमल्स को चारा खिलाने के लिए कभी कभी आप वो काउ डंग यूज़ करते हो, या फिर खेत में आप फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हो मैन्योर को, ठीक है। सो मैन्योर इज़ यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द फील्ड, ओके। देन फ्यूल केक्स जो मैंने आपको बोला, काउ डंग केक्स जो आप चूल्हे में जलाते हो। एंड गोबर गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ काउ डंग दैट इज़ यूज्ड इन रूरल एरियाज़। बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है अलग अलग रूरल एरियाज़ में कि काउ डंग से कैसे गोबर गैस बनाया जा सके, उसमें से जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके कैसे उसको गैसियस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं टू बर्न द गैसेज ओवर देयर। तो उससे चूल्हा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे जो कार्बन निकलता है, जो धुआं निकलता है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है, तो औरतों को वो फेस नहीं होंगी बिकॉज ऑफ द गोबर गैस, इट इज़ पॉसिबल, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेयरी फार्म इंडस्ट्री, ठीक है। ओके अब देखो हमको नेक्स्ट पैराग्राफ जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट का लास्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या बताया गया है, अलग अलग मिल्क के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया गया है। सो मिल्क प्रोसेसिंग मतलब मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना, उनका मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेयरी इंडस्ट्री। मतलब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप सिर्फ मिल्क को प्रोड्यूस कर लो, लेकिन उसको अगर आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, उसकी अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, कस्टमर्स तक वो मिल्क नहीं पहुंच रहा है, तो आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मिल्क फार्म इंडस्ट्री। वेराइटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक, अब ये वेराइटीज़ में से आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। डेली लाइफ में आप खाते हो तो आपको एग्जाम्पल याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो वेराइटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड मतलब दही, क्रीम, बटर, घी, कंडेंस्ड मिल्क एक मिल्क का टाइप होता है, खोआ जिनसे हम स्वीट्स बनाते हैं, चीज़ एट्सेट्रा, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा मिल्क ऑन डिमांड। मतलब ये सारी चीज़ें एक्चुअल मिल्क से ज़्यादा डिमांड में है, इनकी बहुत सारी अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। सो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। एन एडिशनल इनकम कैन बी ऑब्टेन्ड इन द कैटल फार्म्स फ्रॉम काउ डंग। अब ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, चीज़, दही, मक्खन वगैरह, लेकिन एनिमल के वेस्ट से भी हम एडिशनल पैसा बना सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जा सकती है। जैसे उनके गोबर से वी कैन मेक केक्स, उनके जो काउ डंग के केक्स होते हैं जो गांव में रूरल एरियाज़ में चूल्हे में जलाए जाते हैं। सो काउ डंग के से हम क्या बना सकते हैं, वी कैन यूज़ काउ डंग फॉर मेकिंग केक्स। मैन्योर मतलब क्या होता है कि एनिमल्स को ही मतलब अलग अलग एनिमल्स को चारा खिलाने के लिए कभी कभी आप वो काउ डंग यूज़ करते हो, या फिर खेत में आप फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हो मैन्योर को, ठीक है। सो मैन्योर इज़ यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द फील्ड, ओके। देन फ्यूल केक्स जो मैंने आपको बोला, काउ डंग केक्स जो आप चूल्हे में जलाते हो। एंड गोबर गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ काउ डंग दैट इज़ यूज्ड इन रूरल एरियाज़। बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है अलग अलग रूरल एरियाज़ में कि काउ डंग से कैसे गोबर गैस बनाया जा सके, उसमें से जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके कैसे उसको गैसियस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं टू बर्न द गैसेज ओवर देयर। तो उससे चूल्हा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे जो कार्बन निकलता है, जो धुआं निकलता है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है, तो औरतों को वो फेस नहीं होंगी बिकॉज ऑफ द गोबर गैस, इट इज़ पॉसिबल, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेयरी फार्म इंडस्ट्री, ठीक है। ओके अब आपको एक ब्लू बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया गया है दैट रेगुलर विजिट टू अ वेटेरिनरी डॉक्टर इज मैंडेटरी फॉर एनिमल्स। वाई? मैंडेटरी मतलब क्या होता है, कंपलसरी। तो आपको अपने एनिमल्स को वेटेरिनरी मतलब क्या होते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर, एक वेट,
तो एनिमल के डॉक्टर्स के पास, वेटनरियन के पास हमको क्यों लेके जाना है एनिमल्स को? क्योंकि हमने, याद है आपको, इसके जस्ट पिछले वाले सेशन में पढ़ा था कि एनिमल्स का वैक्सीनेशन और उनका ये कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन, मतलब उनका वेटरनरी सुपरविजन और उनका वैक्सीनेशन, ये टाइम टू टाइम होना चाहिए। क्योंकि देखो, ह्यूमंस में अगर कुछ तकलीफ होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, दे कैन डिस्क्राइब देयर प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर एनिमल्स किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं या उनको अगर कुछ चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, मतलब उनकी तबीयत खराब है, तो दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट विद देयर वर्ड्स, बट आपको उनको कंटिन्यूस सुपरविजन करवाना होता है, उनका कंटिन्यूस इंस्पेक्शन करना चाहिए इन एवरी मंथ, ताकि आपको पता चल सके कि ये एनिमल हेल्दी है या नहीं है। क्योंकि अगर आप एनिमल का सुपरविजन नहीं करेंगे, उनको डॉक्टर्स के पास टाइम टू टाइम लेकर नहीं जाएंगे, तो आपका एनिमल तो बीमार हो गई, लेकिन साथ ही साथ आप उसमें से जो प्रोडक्ट यूज़ करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर गलती से वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला या इन्फेक्टेड निकला, तो आपके कंपनी की इमेज टोटली डाउन जा सकती है और आपके ऊपर यहाँ तक कि केस भी हो सकता है अगर ज़्यादा डैमेज हुआ पब्लिक को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म का अगर हम सोचें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनिमल्स को, जो डोमेस्टिक एनिमल्स आप यूज़ करते हैं अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, उनका कंटिन्यूअस वेटरनरी सुपरविजन होना चाहिए और उनका हमेशा वैक्सीनेशन का ध्यान हमें रखना चाहिए। उनका पूरा का पूरा स्केड्यूल आपको ध्यान में रखना होगा। सो इंडस्ट्री चलाना इज़ नॉट ईजी। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने डेयरी फार्म इंडस्ट्री को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, एनिमल्स को कैसे अच्छे से उनकी केयर की जाए, उनकी हस्बेंड्री की जाए, ये सारी चीज़ें समझी। डेयरी फार्म इंडस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आपने ये डेली लाइफ में देखा होगा। मतलब जो विलेजर्स होते हैं वो लोग इन एनिमल्स के साथ डेली इंटरैक्ट करते हैं, डेली उनके साथ वो लोग काम करते हैं। लेकिन अगर आप डेयरी फार्म के बारे में कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, लार्ज स्केल पर अगर काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको उनके रूल्स, उनके गाइडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। एंड आई एम टेलिंग दिस अगेन, इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, सो यू मस्ट थिंक अबाउट इट इन फ्यूचर। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया है और अच्छा लगा है और लगा है कि आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियन को हमारे कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियोस को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट इवन दे कैन गेट सम बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोस। ओके, एंड इफ you haven't subscribed to our channel yet, then you are missing all the important notifications. So please go and click on the subscribe button. Thank you. Stay tuned. See you soon with a new concept.